सेक्टर्स में पीछे कर रहा है। आइए इन दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं। दोस्तों आज चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से डिनोट किया जाता है, लेकिन आज चाइना खुद को मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा टेक में डाइवर्सिफाई कर रहा है। एंड बाइडू, अलीबाबा एंड टेंसेंट जैसी चाइनीज कंपनीज पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर रही हैं। इनफैक्ट चाइनीज पीपल टेंसेंट कंपनी के सोशल मीडिया ऐप वीचैट पर बहुत ही ज्यादा रिलायंट हो चुके हैं। और एक्चुअल में ये कितने ज्यादा रिलायंट हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार वीचैट ने एक यूजर को रूल ब्रेक करने के बाद उसे प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया था, जिसके बाद उस यूजर ने हैंड रिटन अपॉलोजाइज लेटर लिखकर माफी मांगी और रिक्वेस्ट किया कि उसके अकाउंट को रीओपन कर दिया जाए। अब जाहिर सी बात है कि चीन में वीचैट को इतनी पॉपुलैरिटी ओवरनाइट तो मिली नहीं है, बल्कि चाइनीज इकोसिस्टम को यहाँ तक पहुंचने में एक डिकेड से भी ज्यादा का समय लग गया है, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट के साथ साथ लार्ज कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटीज और लोकल एंड इंटरनेशनल वेंचर कैपिटल फर्म का बहुत बड़ा रोल रहा है। दोस्तों चाइनीज स्टार्टअप ने 2021 में वेंचर कैपिटल फर्म से 10 लाख करोड़ रुपए के फंड रेज किए थे, जो इंडिया से 3 गुना ज्यादा थे, क्योंकि सेम ईयर इंडिया ने सिर्फ 3.4 लाख करोड़ रुपए के फंड ही जुटा पाए। यानी इस मामले में चाइना अभी इंडिया से काफी आगे है। दोस्तों हम इंडिया की बात करें तो ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। इसके लिए 2021 बहुत ही खास रहा, क्योंकि इसी समय देश में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखा गया और इंडिया की 46 कंपनीज सिर्फ 12 महीने के अंदर यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल हो गई। इसके बाद जो फंडिंग कंपनीज को सालों में मिलती थी वो महीनों में मिलने लगी और स्टार्टअप्स ने इतनी तेजी से ग्रो किया जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस तरह देखते ही देखते इंडिया को 105 यूनिकॉर्न्स और 4 डेकाकॉर्न्स मिले। डेकाकॉर्न वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यू $10 बिलियन से ज्यादा होती है और फिलहाल इन 4 डेकाकॉर्न्स में फ्लिपकार्ट, बायजूस, स्विगी और नाइका शामिल है। लेकिन दोस्तों अगर हम इन चारों कंपनीज की वैल्यूएशन को कंबाइन भी कर दें तो ये चाइना की एक मोस्ट वैल्यूएबल हेक्टाकॉर्न बाइटडांस की वैल्यूएशन से काफी कम है, क्योंकि अकेले बाइटडांस की वैल्यू $300 बिलियन यानी कि 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। एक्चुअली बाइटडांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। ये चाइना की मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में से एक है। जिस तरह इंडिया में फ्लिपकार्ट है जिसकी वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ रुपए है, और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 24 लाख करोड़ वाली बाइटडांस के सामने फ्लिपकार्ट कहीं से भी खड़ी नहीं होती है। दूसरी अफसोस की बात यह है कि इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी होने के बावजूद फ्लिपकार्ट एक इंडियन नहीं बल्कि अमेरिकन कंपनी है, क्योंकि इसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। दोस्तों दूसरी तरफ टिकटॉक 150 से भी ज्यादा देशों में एक बहुत बड़ा ग्लोबल यूजर बेस क्रिएट कर चुका है, सिर्फ इंडिया, सीरिया, अफगानिस्तान और चाइना को छोड़कर। जी हाँ, मैंने चाइना ही कहा, क्योंकि जिस तरह हम इंडिया में टिकटॉक का यूज नहीं कर सकते उसी तरह चाइना के लोग भी इस ऐप का यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह वो डूइंग नाम के ऐप को यूज करते हैं, जिसे बाइटडांस ने ही क्रिएट किया है, जो बिल्कुल टिकटॉक के जैसी ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये टिकटॉक के जैसी ही है तो चाइना को अलग ऐप की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब है वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम। एक्चुअली डूइंग ऐप को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से कंट्रोल करती है। उस ऐप पर किस तरह के कंटेंट रहेंगे और किस कंटेंट को रिमूव करना है, इस सब का फैसला वहाँ की गवर्नमेंट करती है। तो ये सवाल आना नॉर्मल है कि आखिर बाइटडांस कंपनी का ऑनर है कौन, गवर्नमेंट या इसके फाउंडर जैंग यिमिंग। और बात सिर्फ बाइटडांस की ही नहीं है, बल्कि इस तरह की चीजें चाइना के बाकी टेक कंपनीज के साथ भी है, जिसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। वहीं अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो यहाँ क्लियर है कि इसे वॉलमार्ट ओन करता है, एंड इसीलिए इन्वेस्टर ट्रस्ट के मामले में चाइना इंडिया से काफी पीछे है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन पे और बात करते हैं चाइना के सेकंड हेक्टाकॉर्न शाइन के बारे में, जिसकी वैल्यू $100 बिलियन से भी ज्यादा है। एक्चुअली शाइन दुनिया का लार्जेस्ट फैशन रिटेलर है, जो ग्लोबली 200 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इसे भी यहाँ पर बैन कर दिया गया है, एंड रीजन सेम है, चाइनीज गवर्नमेंट का वहाँ की टेक कंपनीज पर कंट्रोल। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट इंडिया के लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन शाइन, मिंत्रा और अजियो जैसे बाकी के स्टार्टअप का डायरेक्ट कंपटीटर है, जो इन्हें ग्रो करने से रोक रहा था। फिलहाल दोस्तों शाइन की प्रोडक्ट Amazon.in पर अवेलेबल है, लेकिन उसकी डेटा कलेक्शन एबिलिटी को गवर्नमेंट ने लिमिटेड कर दिया है। दोस्तों टिकटॉक के साथ भी यही हुआ, जिसके बैन होने से एक तो लोगों का डेटा सिक्योर हुआ, दूसरा इंडिया में मौज, MX टकाटक, चिंगारी और जोश जैसे कई नए स्टार्टअप की शुरुआत हुई। दोस्तों डेटा प्रोटेक्शन को लेकर चाइना भी अपने लोकल इकोसिस्टम को आउटसाइडर से प्रोटेक्ट करता है। इसका बेहतर एग्जांपल है फेसबुक, गूगल और ड्रॉपबॉक्स, जिसे चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। इस तरह हम इंडिया एंड चाइना की प्राइवेसी पॉलिसी को देखें तो दोनों ही देश इस मामले में काफी सतर्क हैं। नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करें टोटल वैल्यूएशन की तो नो डाउट उसमें चाइना ही विनर होगा, क्योंकि चाइना में आज 301 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें शाइन और बाइटडांस का कंबाइंड वैल्यूएशन $400 बिलियन से भी ज्यादा का है। वहीं अगर हम इंडिया के टोटल 107 यूनिकॉर्न्स को कंबाइन कर दें तब भी इसकी वैल्यूएशन सिर्फ $340 बिलियन होती है। मतलब इंडिया के सारे यूनिकॉर्न्स मिलकर भी चाइना की 2 कंपनीज का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया की एक चीज जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है वो है फास्ट यूनिकॉर्न प्रोडक्शन। अगर हम 2019-20 का डेटा देखें तो इस दौरान यूनिकॉर्न्स की संख्या 36% बढ़ चुकी थी। वहीं 2021 में ये ग्रोथ 100% से ज्यादा का था, लेकिन 2022 में ये सिर्फ 23% था। एंड इसके पीछे का रीजन ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो डाउन होना माना जा रहा है। इसके अलावा एक 42 ने गेस किया है कि इंडिया में टोटल यूनिकॉर्न 2025 तक 250 के नंबर को क्रॉस कर देंगे। दूसरी तरफ अगर हम चाइना के ईयर बाय ईयर यूनिकॉर्न्स ग्रोथ को देखें तो 2019 से 2020 के बीच वहां केवल 8% का ग्रोथ हुआ था, वहीं 2021 में ये केवल 14% था। एंड इसलिए अगर हम यूनिकॉर्न प्रोडक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों देशों में ये स्टार्टअप्स आते कहां से हैं और कौन सी इंडस्ट्री कितना बूम कर रही है। दोस्तों इंडिया की बात करें तो यहाँ ई कॉमर्स सबसे बड़ा प्लेयर है और देश को ज्यादातर यूनिकॉर्न्स यहीं से मिले हैं। इन यूनिकॉर्न्स की टोटल वैल्यूएशन $85 बिलियन है, जहां फ्लिपकार्ट, मीशो, नाइका और कार्ट24 जैसी कंपनीज इंडस्ट्री के लीडर बनी हुई हैं। वहीं इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है फिनटेक, जहां से 21 यूनिकॉर्न्स जनरेट हुए और इनकी कंबाइंड वैल्यूएशन $64 बिलियन है। इस इंडस्ट्री को पेटीएम, मैज़रो पे, पॉलिसी बाजार और फोनपे जैसी कंपनीज लीड कर रही हैं। थर्ड नंबर पर आता है एंटरप्राइज टेक, जिसमें केका, जोहू एंड ट्रेसवर्क जैसी कंपनीज शामिल हैं, जो इंडिया के इंटरनेशनल टेक प्रेजेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इंडिया के इन तीनों सेक्टर्स को कंबाइन भी कर दें तभी ये चाइना की टॉप परफॉर्मिंग फिनटेक सेक्टर के बराबर भी नहीं होती, जिसकी वैल्यूएशन $227 बिलियन से भी ज्यादा है। इस सेक्टर का सबसे बड़ा लीडर है अलीपे, जिसे आंट ग्रुप ऑन करता है। इसके अलावा वीचैट और माईबैंक जैसी ऐप भी इस इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। चाइना में फिनटेक के बाद आता है इंटरनेट बिजनेसेस, जिसमें बाइडू, अलीबाबा और टेंसेंट जैसे बड़े जायंट मौजूद हैं। इसके अलावा चाइना का थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है लॉजिस्टिक्स, जिसमें 1600 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इनकी टोटल वैल्यूएशन $130 बिलियन है। इसलिए दोस्तों अगर हम सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पर देखें तो इसमें भी चाइना जीत जाता है।
दोस्तों अगर हम पिछले डेकेड की बात करें तो इस दौरान चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टार्टअप फोकस फंड की शुरुआत की थी, जिसे गाइडेंस फंड का नाम दिया गया था। इस फंड का यूज अर्ली स्टेज स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए किया जाता था। अगर हम आज की बात करें तो चाइना के पास 11,000 से भी ज्यादा एक्सेलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स हैं जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को गाइडेंस, सपोर्ट एंड लिमिटेड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। वहीं इंडिया के पास आज ये नंबर केवल 250 है। साथ ही चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी के जरिए ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है और इस सबका असर चाइनीज इकोनॉमी पर दिखा भी है, जहां इस देश में आज वेंचर कैपिटल फर्म्स का भंडार पड़ा हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कॉमन प्रॉस्पेरिटी की विचारधारा को लेकर टेक जायंट्स, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट कंपनीज पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी, ताकि गरीब और अमीर के बीच के गैप को कम किया जा सके। जिसके बाद अलीबाबा और डीडी चेजिंग जैसे जायंट कंपनीज पर मोनोपोली क्रिएट करने के आरोप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन लगा दिया गया। गवर्नमेंट की इस कार्रवाई ने मार्केट से 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 121 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट कर दिए। दोस्तों चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी ने भी इन्वेस्टर्स को काफी निराश किया। कम्युनिस्ट पार्टी की कंपनीज पर कार्रवाई, वियर्ड रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस ने 2022 में चाइना को वर्स्ट परफॉर्मिंग वीसी मार्केट बना दिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया धीरे धीरे चाइना को रिप्लेस कर रहा था और फॉरेन कंपनीज के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा था। ऐसे में आने वाले सालों में फॉरेन कंपनीज इंडिया का रुख कर सकती हैं। इवन इस साल एप्पल ने अनाउंस भी किया कि वो आईफोन 14 को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। साथ ही 2025 तक वो अपने टोटल फोन का 1/4 पार्ट यहीं पर मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके अलावा नाइकी, एडिडास, सैमसंग और एलजी भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में मूव कर चुके हैं। इसलिए अगर हम ग्लोबल परसेप्शन के बेसिस पर देखें तो ये इंडिया के हित में जाता है। दोस्तों इसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी एक बड़ा रोल है। आत्मनिर्भर इंडिया, गति शक्ति और स्टार्टअप इंडिया से आज एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ा बूस्ट मिला है। दोस्तों ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें चाइना इंडिया से आगे है, लेकिन इंडिया आज इस गैप को बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से कम कर रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हम चाइना को हर एक सेक्टर में पीछे छोड़ देंगे। बाकी दोस्तों आपका इंडिया चाइना स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में क्या कहना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं।